गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ओलंपिक स्टडी। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस को डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में एमएसपी बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिख रखा है। डेफिनेशन को ना देखते हुए यहाँ पर हम लोग सीधे अंकगणितीय डेटा के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऐसा प्राइस होता है, जैसे आपने 100 रुपया, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 बीघे खेती की। 1 बीघे में खेती करने में आपका 100 रुपया लगा। ठीक है, 1 बीघा आपको धान उगाना है और आपने 100 रुपया उसमें खर्च कर दिया। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? देखिए, यहाँ पर नाम से स्पष्ट है कि मिनिमम। मिनिमम मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम आप कहीं तक भी जा सकते हो, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि मिनिमम डिफाइन किया गया है कि इससे कम नहीं हो सकता है। और वो जो डिफाइन किया गया है वो ये है कि 50% का फ़ायदा तो आपको मिलना ही मिलना है। 50% का फ़ायदा आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो आपने अगर 100 रुपया लगाया हुआ है, खेती किया आपने, 100 रुपया आपने लगाया, आपने अपना टाइम अपनी फैमिली को उसमें लगाया, लेबर चार्ज किया, बीज खरीदा, ट्रैक्टर से खेत जुतवाया, कई तरह से उसमें चार्जेस लगते हैं। सब मिला के समझ लो कि 100 रुपया आपने खर्च कर दिया फॉर एग्जाम्पल। तो 50% का फ़ायदा देखते हुए आपको कम से कम 150 रुपया सरकार देगी। बाकी आप मार्केट में जाके 200 रुपये किलो बेच दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 500 रुपये किलो बेच दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई खरीदने वाला नहीं है तो फिर क्या होगा? तब तो आपका घाटा हो जाएगा। भाई, 100 रुपया आपने खेती में लगा दिया, अपने अपने खाने भर का निकाल लिया, बाकी जो धान गेहूँ बच रहा है उसको अगर कोई पूछे ही ना तो वो तो सड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा, यानी कि उसको खरीदने वाला कोई नहीं है। ऐसे कंडीशन में सरकार आपको सपोर्ट करती है, कहती है कोई बात नहीं, कोई नहीं खरीद रहा है, कोई नहीं खरीद रहा है, हम खरीदेंगे। अब ऐसा नहीं कि सरकार बहुत एहसान कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार भी यहाँ पे प्रॉफिट कमाती है, हमसे खरीद के वो बाहर डॉलर में बेचती है, तो उसको भी वहाँ पे फ़ायदा होता है। प्लस कई सारी योजनाएं चल रही होती हैं, आपको पता होगा। उसमें सरकार फिर जो है उन योजनाओं के अंतर्गत धान गेहूँ प्रोवाइड करा देती है लोगों को। तो उसमें उनका जो वोटिंग शेयर है वो सारी चीज़ें बढ़ने लगती हैं। मतलब होता नहीं कि सरकार ने ये योजना लाया तो इससे क्या होता है, वोट काउंट होता है। तो यहाँ पर घाटा किसी का नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए, आते हैं अपने पॉइंट पे। तो यहाँ पर हमने कहा कि 100 रुपया अगर आपने खर्च किया है तो 50% का आपको कम से कम फ़ायदा मिलेगा। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने गेहूं की खेती की और गेहूं की खेती में आपने 500 रुपया खर्च किया। 500 रुपया खर्च किया और 500 का 50% कितना होगा? 500 का 50% यानी कि आधा कितना होगा? 250 रुपया होगा। तो आपको जब 50% का यहाँ पर फ़ायदा दिया जाएगा, यानी कि कम से कम आपको यहाँ पर 750 रुपये मिल जाएंगे। यानी कि 500 रुपया अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो 500 का आधा 250 होता है, 250 इसमें जोड़ दो, यानी कि 750 रुपये आपको कम से कम तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बाकी इससे ज़्यादा कितना भी हो सकता है। आपने 1000 रुपये की खेती की तो यहाँ पर आपको कम से कम 1500 रुपया तो मिलना ही मिलना है, यानी कि ये 500 रुपये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। ठीक है, और ये वेरी करता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 50% ही है। ये तो मैंने बताया कम से कम ऐसा होना चाहिए कि 50% से नीचे नहीं होना चाहिए। बाकी 51% भी हो सकता है, 55% भी हो सकता है, 60% भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट पर, और वहाँ पे जो बॉडी बैठी हुई है जो ये डिसाइड करती है, जो इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं वो ये डिसाइड करते हुए हैं कि इन्फ्लेशन और भी कई सारी चीज़ों को देखते हुए कितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट बॉडी डिसाइड करती है। ठीक है, एक सेकंड जरा इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो हमने एमएसपी को समझ लिया। अब हम इसके अंतर्गत जो दो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं इनको देख लेते हैं। एक महत्वपूर्ण पॉइंट जिसकी मैंने चर्चा की, एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो प्राइस रेंज है, जो मिनिमम प्राइस रेंज है, वो कितने प्रतिशत प्रॉफिट का होना चाहिए? तो यहाँ पर आप 50% बोलेंगे। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग समझ लीजिए। उत्पादन लागत पर कम से कम 50% का लाभ सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि इस योजना को 1966 में आरंभ किया गया था। ओके, एक सेकंड। ओके, जो दूसरा पॉइंट है इसको आप लोग देख लीजिए। प्रतिवर्ष सरकार द्वारा लगभग 23 प्रमुख कृषि फसलों को के लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है। अब यहाँ पर जो 23 प्रमुख फसलें हैं, ठीक है, यहाँ पर कभी कभी आपको 22 मिलेगा, कभी कभी आपको 23 मिलेगा।
तो जहाँ पे 22 मिलता है, जहाँ पे 22 लिखा होता है वहाँ पे +1 होता है, और ये +1 गन्ना वाला होता है, ठीक है। गन्ना की जो खेती होती है, गन्ना के लिए जो प्राइस मिलता है मिलों के द्वारा, वो सारी चीज़ें ये एक डिसाइड करता है। तो यहाँ पर गन्ने का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है उसको हम लोग बोलते हैं एफआरपी। अन्य फसलों का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है उसको तो हम एमएसपी बोल देते हैं, लेकिन गन्ने के लिए हम लोग उचित लाभकारी मूल्य बोलते हैं हिंदी में, जिसको हम लोग फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस बोलते हैं, ठीक है, एफआरपी बोलते हैं शॉर्ट में। तो गन्ने के लिए हम एमएसपी नहीं, गन्ने के लिए हम एफआरपी यूज करते हैं, ठीक है। तो यही 22 + 1 यानी कि 22 और 1 23 हो गया। तो कहीं कहीं आपको 23 लिखा मिलेगा और कहीं कहीं आपको 22 लिखा मिलेगा, लेकिन जहाँ पे 22 लिखा मिलेगा उसके आगे आपको +1, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने दूसरे पॉइंट में मेंशन कर रखा है, सरकार ने 22 अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य की घोषणा की है। तो 22 और 1 23, ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। कहीं कहीं 24 फसलों के लिए भी डिसाइड किया जाता है, ठीक है, कभी कभी 25 फसलों के लिए भी डिसाइड किया जाता है। लेकिन हम लोग करंट की बात करें तो यहाँ पर मैंने जो डेटा लिया है ये दृष्टि वेबसाइट से लिया है, जून 2023 का डेटा है। तो इस हिसाब से यहाँ पर 23 फसलें इंक्लूड है, ठीक है। कहीं कहीं 24 भी आपको मिल जाएगा, तो आप लोग परेशान मत होना, लेकिन 23 फसलें यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं। अब यहाँ पर 24 भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर मैंने एक्चुअली में मैं सर्च कर रहा था तो 24 23 ही मुझे मिल रहा था, तो मैंने यहाँ पर 23 को यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब बाकी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जो भी होगा उस पर बात कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो खरीफ फसलें हैं उसमें 14 फसलें शामिल हैं। इसको भी आप याद रखेंगे कि 23 फसलों में जो खरीफ फसल में कितनी फसलें हैं, 14 फसलें हैं, और रबी सीजन में 7 फसलें हैं, ठीक है। तो 14 7 21, 14 7 21 हो गया, ठीक है। बाकी और जो दो हैं उसको भी शामिल किया गया है, वो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, आगे होगा यहाँ पर, ठीक है। दो अन्य व्यापारिक फसलें हैं यहाँ पे, 14 26 और दो अन्य व्यापारिक फसलें हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए कहीं कहीं डेटा आपको थोड़ा सा आगे पीछे करके मिल सकता है, तो आप लोग परेशान मत होना। यहाँ पे मैं खुद देख रहा हूँ कि यहाँ पे 14 26 और 2 22 हुआ, ठीक है। बाकी बात हो रही है 23 की, तो इसको आप लोग ध्यान दें और थोड़ा बहुत इस पे हम लोग एडजस्ट करेंगे क्या है कैसे है। इसको थोड़ा सा मैंने फास्ट फॉरवर्ड में कंटेंट लिया है, तो इसको मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ अभी। बाकी जो होगा कमेंट में पिन कर दिया जाएगा। देखिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके अलावा जो देखिए खरीफ में 14 फसलें हैं, 6 रबी की फसलें हैं, 2 अन्य फसलें हैं। इसके अलावा तोरिया छिलके वाले नारियल का एमएसपी क्रमशः तोरिया या सरसों या खोपरा के एमएसपी के आधार पर तय किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको आप सभी लोग चेक कर लेना। ये 3 पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इनको आप सभी लोग याद रखेंगे। एमएसपी कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर आधारित है, ठीक है। एमएसपी क्वेश्चन पूछता है कि किसकी सिफारिश पर आधारित है, तो कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर आधारित है, जिसमें उत्पादन की लागत, मांग और आपूर्ति, बाजार मूल्य के रुझान, अंतर फसल मूल्य समानता आदि के विभिन्न कारकों पर विचार किया जाता है। तो देखिए जो सीएसीपी है, जो समिति है, ये उत्पादन की लागत, सरकार किसान ने कितना लागत लगाया है, मांग क्या है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई क्या चल रहा है, बाजार में जो मूल्य का रुझान है उस पे क्या विचार आ रहा है लोगों का, अंतर फसल मूल्य समानता आदि जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करके कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि सीएसीपी की सिफारिश पर इसको लागू किया जाता है। सीएसीपी क्या है? सीएसीपी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का एक संबद्ध कार्यालय है। यह जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया था। याद रखना सीएसीपी कब अस्तित्व में आया था? 1965 में अस्तित्व में आया था। भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है यानी कि सीसीईए है, एमएसपी के स्तर पर अंतिम निर्णय अनुमोदन लेती है। देखिए क्या है कि अभी जो मंत्रिमंडल है, ये मंत्रिमंडल क्या है? ये मंत्रिमंडल देखिए अगर साफ भाषा में बोलूँ तो मतलब बहुत सारे लोग अंगूठा टेक ही होते हैं, मतलब मंत्रिमंडलीय स्तर की बैठक जो होती है, अब मंत्री हैं तो ये तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे, इकोनॉमिस्ट तो होते नहीं है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट तो होते नहीं यहाँ पे। तो मंत्रिमंडल होता है यहाँ पे, जैसे अमित शाह वगैरह हो गए और भी कई सारे लोग हैं, अब बहुत सारे आईएएस भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब मंत्री हैं तो क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इकोनॉमिस्ट एक्चुअल नहीं होते, जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट, जो एग्रीकल्चर स्टैटिक्स का डेटा होता है, स्टैटिस्टिक्स का डेटा होता है, ये इनके पास नहीं होता है। लेकिन सीएसीपी में अच्छे खासे इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, ठीक है, और यही डिसाइड करते हैं कि हाँ ये चीज़ है, ऐसे ऐसे है, और 51 रुपया आप 51% प्रॉफिट डिसाइड कीजिए फसल पे। तो ये तो इन्होंने तो डिसाइड कर दिया कि 51% आपको डिसाइड करना है, लेकिन ठप्पा और मुहर कौन लगाएगा? यही, ठीक है, मतलब मंत्री लोग इस पर ठप्पा और मुहर लगाते हैं।
अगला जो पॉइंट है, एमएसपी का उद्देश्य उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है। फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है, ये आप ध्यान रखना। फसल विविधीकरण का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि बहुत सारे जो किसान हैं, जैसे हमने कहा कि गेहूं पे एमएसपी आपको इस बार 55% डिसाइड किया जा रहा है और अन्य फसलों पे जो एमएसपी है वो मात्र 50% है। तो एक बात बताइए, जब गेहूं पे 55% का फायदा कम से कम सरकार दे रही है, तो लोग क्या करेंगे? लोग गेहूं ही उगाएंगे, अन्य फसलों पे ध्यान ही नहीं देंगे। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि एक रेंज बनाया जाता है कि लगभग लगभग सारी चीज़ें सेम रहें। ऐसा ना हो कि सब लोग गेहूं ही उत्पादित करने लगे और धान को कोई पूछे ना, अन्य जो फसलें हैं उनको कोई पूछे ही ना। तो यहाँ पर फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित किया जाता है। कम से कम 20-25 प्रकार की फसलों पर एमएसपी इसलिए दिया जाता है ताकि अन्य फसलों का भी प्रोडक्शन उत्पादन इंडिया में हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ सभी लोग गेहूं ही उगाने लगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फसल विविधीकरण। एमएसपी के जो निम्नलिखित लाभ में से नंबर 1 पे या नंबर 2 पे, नंबर 3, 4 जो भी ऑप्शन आपको एग्जाम में मिलेगा उसमें फसल विविधीकरण आपको ऑप्शन में मिल सकता है। तो ये आपका राइट आंसर होगा, एमएसपी का ये फायदा है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप याद करते चलें। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब खरीफ फसलें, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है खरीफ फसलें क्या होती हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं खरीफ फसलों की, क्योंकि समय चल रहा है खरीफ फसलों का। तो यहाँ पे जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु में खरीफ फसलें बोई जाती हैं, जैसे कि धान, मक्का, कदन्न, दालें, तिलहन, कपास और गन्ना। ये सब प्रमुख खरीफ फसलें हैं और भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन में खरीफ फसलों का योगदान लगभग 55% है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में 2023-24 के लिए जो खरीफ फसलों का जो एमएसपी है इसको आप लोग देख लीजिए। सभी 14 खरीफ फसलों के लिए एमएसपी 5 दशमलव ये 22 ये 23-24 का है। सभी 14 खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में 5.3 से लेकर 10.35% की बढ़ोतरी की गई है। व्यावहारिक तौर पर देखें 128 रुपये से बढ़कर 805 रुपये कुंतल हो गया है। मतलब ये समझ लो, मैंने बताया कि ये वेरी करता है। जो एमएसपी होता है, ऐसा नहीं कि 51% डिसाइड किया गया है तो हर साल 51% ही रहेगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी 10-5% से इसको बढ़ा के 51.8 कर दिया जाता है या 52 कर दिया जाता है। ये बढ़ता है, जैसे इस साल 51 है तो हो सकता है कि अगले साल 52.5 हो जाए। तो ऐसे ऐसे बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये 14 जो खरीफ फसलें हैं इसमें एमएसपी को 5.3 से लेकर 10.35% तक बढ़ाया गया है। यानी कि जो 14 फसलें हैं, किसी किसी में 5% की वृद्धि की गई है, किसी किसी में 10% की वृद्धि की गई है, किसी किसी में 9% की वृद्धि की गई है। इस तरह से 5.3 से लेकर 10.35% तक की बढ़ोतरी की गई है। अभी व्यवहारिक तौर पर 128 रुपये से बढ़ाकर 805 कर दिया गया, ये आपको नहीं देखना है। ठीक है, क्योंकि जो पुराना डेटा होता है उसके आधार पर हम चीज़ों को देखते हैं तब समझ पाते हैं। तो 128 रुपये बढ़ाकर 805 कर दिया गया है, यानी कि जो पुराना रेट रहा होगा 805 में से 128 घटा दीजिए, वही पुराना रेट रहा होगा। तो ये व्यवहारिक तौर की बात कर रहा है। देखिए वर्ष 2023-24 में 22-23 में ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप लोग याद रखना। वर्ष 2022-23 में हरे चने यानी कि मूंग में सबसे अधिक 10.4% की वृद्धि हुई थी। इसके बाद में तिलहन में 10.3% वृद्धि देखने को मिली थी। तो वर्ष 2022-23 में, यानी कि अभी जो 23-24 चल रहा है इसकी बात नहीं कर रहा है, ये 22-23 की बात कर रहा है, जिसमें मूंग में, हरे चने में 10.4% की वृद्धि देखने को मिली थी और तिलहन में 10.3% की वृद्धि देखने को मिली थी। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में एमएसपी के अंतर्गत जो आने वाली फसलें हैं इसका लिस्ट यहाँ पे लगा रखा है मैंने, जिसमें अनाज में है धान, गेहूं, ज्वार, जौ, बाजरा, रागी, मक्का। तो ये सब आप ध्यान दीजिए। अरहर है, ग्राम, मूंग, मसूर, उड़द। तिलहन में आपका मूंगफली है, रेपसीड है, सरसों, सोयाबीन, तोरिया जो भी है, कुसुम बीज, नाइजर सीड। ठीक है, इसके बाद में कच्चा कपास, कच्चा जूट, खोपरा, छिलका रहित नारियल, गन्ना जिसको हम लोग एफआरपी बोलते हैं, मैंने इसकी चर्चा कर ली है। इसके बाद में वर्जीनिया फ्लू से ठीक किया गया तंबाकू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं डिसाइड की जाती है, इनका एमएसपी डिसाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अब देखिए उत्पादन लागत के 3 प्रकार हम लोग देख लेते हैं कि एमएसपी जो लागू किया जाता है ये किस बेसिस पे लागू किया जाता है, मतलब कैसे हम लोग कहते हैं कि एमएसपी हम ये डिसाइड कर रहे हैं। तो इसको 3 मॉडल से डिसाइड करते हैं। एक है A2 मॉडल, दूसरा है A2+FL मॉडल और तीसरा है C2 मॉडल। ठीक है, उत्पादन लागत जो है, जो किसान उत्पादित करता है, फसल को उत्पादन करता है, फसल का उत्पादन करता है, उसमें जो पैसा लगा है उसको हम लोग 3 तरह से डिसाइड करते हैं। पहला हम बोलते हैं A2, दूसरा होता है A2+FL, यानी कि A2 जो पहला वाला है उसमें FL को ऐड किया गया है, और C2 यानी कि ये तीसरा मेथड है।
तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, A2 मतलब A2 होता है और FL का मतलब होता है फैमिली लेबर। भाई काम जो कर रहा है, जो भी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं उसमें फैमिली भी तो इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फैमिली लेबर। और C2 का मतलब होता है आई थिंक कंप्रहेंसिव कॉस्ट होता है, ठीक है। हाँ कंप्रहेंसिव कॉस्ट होता है, एक्चुअल में मुझे अभी शायद कंफर्म नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है, कंप्रहेंसिव कॉस्ट ही होता है, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए A2 को हम देख लेते हैं पहले। A2 में क्या क्या शामिल है। A2 में एक नॉर्मल दिमाग आप लगा लीजिए, आप खेती करने जाते हो, कहते नहीं कि भैया हमने 3,000 रुपया लगाया और 1 बीघा धान बो दिया, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक 3 से 4 हज़ार रुपया सिंचाई बुआई कटाई, मतलब कटाई तो छोड़ दीजिए, लेकिन कटाई तक की बात करनी है हमको। हाँ लास्ट तक, जब तक फसल कट ना जाए, जब तक आप बेच ना दो, ठीक है, सारी चीज़ों को इंक्लूड करके हम लोग ये बोलते हैं कि हाँ हमारा 5,000 रुपया 1 बीघे में लग गया। तो ये होता है A2 मॉडल जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यह किसान द्वारा बीज, उर्वरक, कीटनाशकों, किराए के श्रम, लीज पर ली गई भूमि, ईंधन, सिंचाई आदि पर सीधे तौर पर नकद और वस्तु के रूप में किए गए सभी भुगतान लागतों को कवर करता है, ठीक है। और A2 प्लस FL में क्या होता है कि A2 वाला तो इसमें इंक्लूड ही होता है और इसमें अवैतनिक पारिश्रमिक, अवैतनिक पारिवारिक श्रम का भी एक मूल्य आरोपित होता है। देखिए जो किसान होता है वो तो लेबर से कराता ही है काम, लेकिन अगर किसान के घर में 4 परिवार है तो चारों परिवार भी इसमें काम करता है, ठीक है। 4 परिवार भी इसमें काम करता है, पत्नी बच्चे सभी लोग, जो उनके पिताजी होते हैं सभी लोग खेत में जाते हैं, वहाँ पर हेल्प करते हैं, तो पारिवारिक श्रम भी इसमें जोड़ा जाता है। यही होता है A2 प्लस FL। तो गवर्नमेंट इन पे राजी है, ठीक है, मतलब A2 प्लस FL तक गवर्नमेंट राजी होती है कि चलो ठीक है, आपका जो खर्चा लगा है और आपकी फैमिली ने जो काम किया है इसको हम लोग MSP के अंतर्गत कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन गवर्नमेंट इससे हटती है, ये जो C2 वाला मॉडल है ना, यहाँ पे गवर्नमेंट हिचकिचाती है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर A2 प्लस FL तो इंक्लूड होता ही होता है, A2 प्लस FL तो इंक्लूड होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि उस भूमि की जो कीमत होती है, ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि शीर्ष पर स्वामित्व वाली भूमि और अचल पूंजीगत संपत्तियों पर किराए तथा ब्याज को छोड़कर एक अधिक व्यापक लागत है। कहने का मतलब ये है कि अगर 1 बीघा खेत है, इस पर खेती की गई है, तो इस 1 बीघा खेत को अगर किसान किसी कंपनी को दे देता, ठीक है, या यहाँ पर कोई कंपनी अपना जो सेटअप है वो लगाती और इसको, इसका जो किराया है वो 10,000 रुपये किसान को देती, ठीक है। मानते हैं कि 5,000 रुपये यहाँ से इसको मिल रहा है और जो कंपनी है किसान को 6,000 रुपये देती। तो ये थोड़ा सा वेरी करता है। अब कंपनी 6,000 भी दे सकती है, 7,000 भी दे सकती है, 10,000 भी दे सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव ज़्यादा हो जाता है, मतलब ये सर खपाने वाली बात होती है। इसीलिए यहाँ से जो यहाँ यहाँ पे जो गवर्नमेंट होता है वो हिचकिचाती है, इसको कैलकुलेट नहीं करती है और किसान चाहते हैं कि C2 मॉडल को इंक्लूड किया जाए। इसलिए कभी कभी किसान धरना करते हैं, आपने सुना होगा किसान आज धरने पे बैठ गए, MSP की प्रॉब्लम है, तो ये C2 मॉडल को लेके वो धरने पे बैठते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो कहते हैं कि A2 प्लस FL तो इंक्लूड है ही है, लेकिन हमारा जो ज़मीन है इसको हमने 1 साल तक पूरा का पूरा कृषि में लगा रखा है, अगर इसको हम लोन पे देते, लीज पे देते, तो उसका हमें ब्याज भी मिलता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको भी कैलकुलेट करके हमको MSP में दीजिए। तो ये दिक्कत आ जाती है गवर्नमेंट के लिए और यहाँ पर कभी कभी मुद्दा फंस जाता है। तो ये होता है C2 मॉडल, ठीक है। अब यहाँ पर कई सारी समितियाँ बनाई गई थी इन तीनों को लेके, इन तीनों को लेके कई सारी समितियाँ बनाई गई थी, लेकिन इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, ठीक है। इसकी चर्चा हम कभी बाद में कर लेंगे, स्वामीनाथन वगैरह इसमें इंक्लूड है, तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं और आगे की क्लास जो है उसको चेक करते हैं। इसमें देखिए जो MSP है, जो 2023-24 में MSP का जो लिस्ट है इसको मैंने यहाँ पे लगा रखा है, आप सभी लोग चेक कर सकते हैं। ये 22-23 का MSP है और ये 23-24 का MSP है। तो 22-23 में जो सामान्य धान था इसकी जो कीमत थी ये 2040 रुपये है और 23-24 में जो सामान्य धान था इसकी जो कीमत है 2183 रुपये हो गया है। यानी कि आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना रुपया बढ़ा है। तो MSP में जो बढ़ोतरी हुई है 143 रुपये की हुई है और कम से कम यहाँ पर जो लागत पर मार्जिन प्रॉफिट में कितना है 50% है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें देख सकते हैं आप। लागत किलोमीटर ये सब एरिया वगैरह दिया, इससे हमें मतलब नहीं है। इसका जो एक्चुअल डेटा है इस पर मैं अलग वीडियो लाऊंगा। MSP में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, किस किस फसलों का MSP आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको आपको याद करना चाहिए, इस पर एक हम करंट डेटा लेके आएंगे, ठीक है। तो ये मैंने अभी के लिए इसको लगा रखा है, आप सभी लोगों को इसको चेक कर सकते हो। बाकी
जो किसान की चिंता है मैंने आपको बता ही दी है। अपर्याप्त लागत निर्धारण मतलब किसानों ने इंगित किया है कि एमएसपी A2+FL की गणना के लिए सीएसीपी द्वारा उपयोग की जाने वाली उत्पादन लागत में किसानों द्वारा किए गए सभी खर्च, भूमि का किराया, ऋण पर ब्याज, पारिवारिक श्रम शामिल नहीं किया जा रहा है। मतलब उनको उनका ये कहना है कि सारी चीज़ें आप कैलकुलेट नहीं कर रहे हो। जो सीएसीपी बैठती है, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, उनसे कह रही है कि भाई आप ये चीज़ तो आपने कैलकुलेट ही नहीं किया। इसको करोगे तो आप कम से कम 51 नहीं, आप कम से कम 55 बोलोगे रेट, ठीक है? 55% का प्रॉफिट बोलोगे। तो ये चीज़ें मतलब एमएसपी और सीएसीपी के बीच में ये हमेशा कुछ ना कुछ विवाद रहता है, गवर्नमेंट के बीच में कुछ ना कुछ विवाद रहता है, ठीक है? उनकी मांग है कि एमएसपी का जो निर्धारण है ये स्वामीनाथन आयोग द्वारा अनुशंसित उत्पादन की व्यापक लागत C2 के आधार पर होना चाहिए। वही जो मैंने बताया आपको, जो तीसरा वाला मॉडल है ना, उस पे कहते हैं किसान कि इसको लागू करो। तो इसी के साथ भी ये सेशन यहाँ पे समाप्त करते हैं। और अगर आप लोग हमारे पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हो तो आप सभी लोग ये जो नंबर दिख रहा है आपको 95 80 84 0509, इस पर आपको व्हाट्सअप करना है, ठीक है? 95 80 84 0509, इस पर आपको व्हाट्सअप करना है। स्टार्टिंग के 20 बच्चों के लिए प्राइस काफ़ी कम रखा गया है। जब 20 बच्चे जुड़ जाएंगे, इसके बाद में जो फ़ी है आपके कोर्स का, इसको बढ़ा दिया जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ अभी आप लोग जुड़ जाएं। बाकी कंटेंट की क्वालिटी आप सभी लोग देख ही रहे होंगे। अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो सभी लोग जुड़ जाना। प्लेलिस्ट बना दिया गया है एग्रीकल्चर का, AGTA का। आप सभी लोग प्लेलिस्ट भी चेक करते रहना, ठीक है? सो मिलते हैं अगले सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।